Kush from Triple S and welcome to lecture 2 of industrial relations and we were doing approaches of industrial relations. तो approaches of industrial relations में हमने 3 approaches जो हैं lecture 1 में discuss की थी. First was unitary approach, ठीक है. पहली approach जो थी that was unitary approach, okay. So second was pluralistic approach and the third was वो जो थर्ड अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज मार्क्सियन अप्रोच, ठीक है, मार्क्सिस्ट की जो अप्रोच थी. ओके, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे दी नेक्स्ट अप्रोच विच इज़ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. तो आई होप आपको जो यूनिटरी अप्रोच हमने जो की थी, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क, शेयर्ड गोल्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की कि जो सोल्यूशन है डिस्प्यूट का दैट इज़ बायपार्टाइट. प्लूरलिस्टिक अप्रोच जिसको कि फ्लैंडर्स ने प्रोपाउंड किया था, इसको हम ऑक्सफोर्ड मॉडल भी कहते हैं, इसमें ट्राईपार्टाइट रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात की गई. फिर मार्क्सियन अप्रोच जो है उसमें मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने प्रोपाउंड की थी, और कार्ल मार्क्स जो है उनको मतलब इनको इस अप्रोच को हम रेडिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द कैपिटलिस्ट, ठीक है, इसमें हमने बात की थी. आई होप आपको ये तीनों थेरीज जो हैं अच्छे से, अप्रोचेज जो हैं अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है, एंड डू रिवाइज दीज. फाइन. और वंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स ऑल्सो. जो पीडीएफ है आपको ये पूरी मिल जाएगी, ठीक है. ये नोट्स आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सब कुछ, तो सारा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है. ओके, तो आज हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं विदाउट फर्दर अडू, दैट इज द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो है दिस इज प्रोपाउंडेड बाय एल्टन मेयो. अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिलेशंस. अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट होगा, उन्होंने आपने, या फिर अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपने ये सुना होगा कि एचआरएम का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी इंडस्ट्रीज में या प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ इनफैक्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो. ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बहुत आप कह सकते हो अभी प्रचलन में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है ना. जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम आ रहा है वैसे वैसे हम ह्यूमंस को एक्चुअली जो आप कह सकते हो जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैनेजमेंट में ऐसा कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर द इंटरनल कस्टमर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस दी जाती है. हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखो, एम्प्लॉयज़ को खुश रखो ताकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो. ऑब्वियसली जब आप एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है मतलब वो इन रिटर्न जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, बिकॉज जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तभी होगी अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड है अपने काम से, वर्क कल्चर से, वर्किंग कंडीशन से, सैलरी से. अपार्ट फ्रॉम सैलरी ऑल्सो देर आर अदर कंडीशंस ऑल्सो जो कि एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं, सेटिस्फाइड रखते हैं एक वर्क प्लेस पे काम करने से, अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, राइट. तो यही रिलेशन आप कह सकते हो कि ये जो एचआरएम की काफ़ी क्लोज है, ये जो एल्टन मेयो ने जो ये अप्रोच दी थी विच इज़ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ठीक है. तो देखते हैं इस अप्रोच में क्या कहा गया है. सो बेसिकली द फोकल पॉइंट, द लाइक यू कैन से द की पॉइंट और द मेन हाईलाइट ऑफ दिस अप्रोच इज अबाउट एम्प्लॉयज़ ओनली. तो आपने इसमें एक कीवर्ड है एम्प्लॉयज़, बस वही याद रखना है, ठीक है, कि जो एल्टन मेयो हैं ये बात करते हैं एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है. आपको पता है हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अप्रोचेस कर रहे हैं. अप्रोचेस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस अप्रोचेस में हम जो फोकल पॉइंट है हमारे पास वो है एक वर्कर और एक कैपिटलिस्ट, या कह सकते हो एक वर्कर और या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ठीक है. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है. और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो भी अप्रोचेस है ना, आप देख लेना, आज आके ये बात कन्फ्लिक्ट की कर रहे हैं. ये जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो अप्रोचेस हैं यार, ये सारी की सारी जो है आज आके कन्फ्लिक्ट के ऊपर खत्म हो जाती हैं कि जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, या इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट क्यों है, ठीक है. तो ये सारी जो अप्रोचेस हैं बेसिकली कन्फ्लिक्ट की बात कर रही हैं. कौन सी कन्फ्लिक्ट की? जो इंडस्ट्रीज में जो कन्फ्लिक्ट होता है, और इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में होगा? वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, सॉरी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है. अब एल्टन मेयो जो है ये इस थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि जो ये रिलेशनशिप है ये बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की. ह्यूमन प्रोडक्टिविटी मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है. एम्प्लॉयर्स और जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, इनको मतलब कि एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली उन्हीं की बात करें, एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स जो हैं ये सेम लेवल पे हो गए, ठीक है. ये क्या करते हैं, इनको एक ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, ठीक है. और बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो बेस्ड किस पे है? प्रोडक्टिविटी पे. और ये तभी अचीव होगा
जब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जो फोकस एरिया है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, जो वर्कर का मोरल है, वर्कर्स की जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है उसको एनहांस करना, ठीक है, उसको इन्हांस करना, और वो तभी इन्हांस होगा जब वर्कर्स सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि जो फोकस पॉइंट है वो है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वर्कर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल इंक्रीज हो और जॉब सेटिस्फैक्शन उनके इंक्रीज हो। तो यानी कि आपने एम्प्लॉयज के ऊपर वर्कआउट करना है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। तो ये है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ऑफ एल्टन मेयो। तो एल्टन मेयो का जो की फोकस एरिया था वो एम्प्लॉयज के ऊपर था, ठीक है। Okay, now the next approach is the Gandhian approach and the very important approach I would say, ठीक है। Gandhian approach, obviously Gandhian era, गांधी जी खुद में ही एक important मतलब टॉपिक है अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूँ तो, ठीक है। ओके तो देखिए गांधी जी जो हैं थ्रू आउट मतलब बिगिनिंग ऑफ हिज करियर आई वुड से कि जो इंडिया में जो उन्होंने करियर तो जो भी उन्होंने स्ट्रगल अपनी स्टार्ट की, ठीक है, इंडिया में, तो वो उन्होंने लेबर यूनियंस के साथ स्टार्ट की। हमें पता है, अगर आपने हिस्ट्री, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, गांधीयन एरा पढ़ा होगा, तो आपको पता है जैसे अहमदाबाद में उन्होंने स्ट्राइक की थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, खेड़ा सत्याग्रह किया, ठीक है। तो ये सारा जो भी उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, जो भी इन्होंने किया, तो ये सारी का सारा जो की फोकस एरिया जो था वो उनका लेबर के ऊपर था, लेबर क्लास के ऊपर था, ठीक है। तो अब गांधी जी जो गांधी जी की अप्रोच है वो बेसिकली क्या कहती है, और हम सबको पता ही है कि जो गांधी जी हैं वो बात करते थे नॉन वायलेंस की। तो गांधी जी जो है वो लेबर्स को यही कहते हैं, ठीक है, या जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको ये कहते हैं कि आपने कोई भी बात जो है अगर आपने एम्प्लॉयर के आगे रखनी है तो वो पहले तो पीसफुल तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, नॉन वायलेंस की तरीके से, वायलेंस बिल्कुल भी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस अप्रोच में कि गांधी जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी एक अच्छी बात करते हैं पर्सनली, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, कि देयर शुड बी अ ट्रस्ट, देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर हमेशा सस्पिशन की तरफ ही देखते रहे एम्प्लॉय को कि भाई एम्प्लॉय मेरे बेकार है, एम्प्लॉय तो कोई काम नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा सस्पिशन की तरफ देखते रहे इन रिटर्न टू एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय है वो यही सोचेगा कि एम्प्लॉयर तो मुझे हरास करने के लिए बैठा है। नो, देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, तभी जो है काम आगे बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियल पीस जो है, गांधी जी ये कहते थे कि इंडस्ट्रियल पीस तभी आएगा अगर एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा बिटवीन बोथ द पार्टीज, यानी कि बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशन है, तभी जो है गांधी जी की अप्रोच को ट्रस्टीशिप अप्रोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रस्टीशिप अप्रोच, ठीक है, ट्रस्टीशिप अप्रोच, ठीक है। तो बेसिकली ट्रस्टी, हमें पता है ये जो ट्रस्टी जिसमें TEE, जो ट्रस्टी का मतलब होता है, ये तो खैर ओनर होता है, जो ट्रस्टी मतलब जो ओनर है, ठीक है, आई वुड से। तो ट्रस्टीशिप अप्रोच भी इसको कहा जाता है। और एक चीज आपने ये भी, ट्रस्टीशिप से आपने ये याद रखना है कि देयर शुड बी ए म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन बोथ दी पार्टीज, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और गांधी जी उसके बाद बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ठीक है। गांधी जी किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग की, देयर शुड बी अ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग जो है वो समझाया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है कि दोनों पार्टीज जो है वो आपस में मिलजुल के मतलब बार्गेन कर रही हैं, अपना मसला सुलझा रही हैं, कोई कन्फ्लिक्ट है उसको सुलझा रही हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेन कर रहे हैं, दैट इज अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। बोथ हैव टू जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको नेगोशिएट करना है, उनको किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है जिसमें दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, ठीक है। ओके, इस पार्टी, ये देखो, इसको मैंने ट्रस्टीशिप अप्रोच भी इसको कहा जाता है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो गांधी जी उसके बाद गांधीयन अप्रोच में क्या कहते हैं, गांधीयन अप्रोच में बेसिकली और क्या कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो एम्प्लॉयर है उसको आप मॉरली अपील कीजिए। क्या कीजिए? मॉरली अपील कीजिए। अगर अपील से काम ना बने तो फिर आप स्ट्राइक कीजिए। अब यहाँ पे इस अप्रोच में ना स्ट्राइक का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो हम स्ट्राइक्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले वो कहते हैं कि आप अपील कीजिए मॉरली, अगर अपील से काम ना बने तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्ट्राइक को तभी आपने लेना है, तभी आपने अडॉप्ट करना है अगर अपील से काम ना बन रहा हो। मतलब ये ना लाइक बहुत ही पहले आपने अपील करती जानी है, उसमें भी काम नहीं बन रहा है, फिर आपने लास्ट रिजॉर्ट आपने क्या करना है, मतलब यू कैन ट्राई कि अच्छा चलिए स्ट्राइक से करते हैं, बट अगेन स्ट्राइक्स भी क्या होनी चाहिए? पीसफुल। अब देखिए गांधी जी जो है वो स्ट्राइक्स के फेवर में थे, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स, बट स्टिल ही गेव सम ऑफ द कंडीशंस फॉर स्ट्राइक। गांधी जी जो है स्ट्राइक के बिल्कुल फेवर में थे, लेकिन स्ट्राइक्स को करने के उन्होंने फिर कुछ कंडीशंस रखी, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन तो आप सबको पता ही होगा, आप सभी गेस कर सकते हैं कि नॉन वायलेंस तरीके से स्ट्राइक्स होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी वायलेंस इन्वॉल्व, ठीक है।
और भी उन्होंने बड़ी सारी कंडीशंस रखी कि आप पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो करिए, रीजनेबल डिमांड्स रखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिमांड जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी ने ये भी कहा कि जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिलैंथ्रोपिक का मतलब जो दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क्स फॉर मैनकाइंड, ठीक है, हु वर्क्स फॉर हेल्पिंग अदर्स, जैसे एनजीओज वगैरह हैं, ठीक है, जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो यूनियन की फॉर्मेशन ना करें और स्ट्राइक्स ना करें इस तरीके से, ठीक है। तो ये और लेजिटिमेट तरीके से, लेजिटिमेट मेजर्स में ये इस तरीके से जो है गांधी जी ने बात की, ठीक है। फिर अगर स्ट्राइक से भी मसला सॉल्व ना हो, स्ट्राइक्स तो पीसफुल होनी चाहिए, अगर स्ट्राइक से भी मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वन कैन टेक वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन। उसके बाद हम वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि आप जो है जुडिशियल ना अपनाइए रास्ता, मतलब आप जुडिशियल मतलब कोर्ट्स में आप ना जाइए, ठीक है। कोर्ट्स में जाना एक लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है या हो ही नहीं सकता गांधी जी के अकॉर्डिंगली, कि कोर्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इसमें। दे शुड बी अपील, दे शुड बी स्ट्राइक, एंड जब इससे भी काम ना बने, बड़ा ही काम खराब हो जाए, बिल्कुल कोई मसला सुलझ ही नहीं रहा है, तो देन यू कैन ऑप्ट वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये कहा बेसिकली गांधी जी ने। अब वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है, देखिए जैसे हमने पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग किया था, इसमें दो पार्टीज जो है आपस में जो है मसला सुलझाती हैं, आपस में नेगोशिएट करती हैं, वैसे ही एक होता है आर्बिट्रेशन। क्या होता है? आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब देखिए आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जो दो पार्टीज हैं, इसमें आर्बिट्रेशन सबसे पहले आप समझिए ट्राईपार्टाइट है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ट्राईपार्टाइट और बाईपार्टाइट के बारे में समझाया था। बाईपार्टाइट मतलब जिसमें दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, आपस में मसला सुलझाएंगे, ठीक है। ट्राईपार्टाइट होता है जहां पे तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी, थर्ड आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जो है एक ट्राईपार्टाइट फॉर्म है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि जो दो पार्टीज यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर तो होंगे, एक थर्ड पार्टी भी होगी, ठीक है। और उस थर्ड पार्टी को क्या कहा जाएगा? आर्बिट्रेटर। और ये जो थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर है, ये एक न्यूट्रल पर्सन होगा, मतलब ना तो इसका एम्प्लॉयर के साथ कोई कंसर्न है, ना इसका एम्प्लॉय के साथ कंसर्न है, ये सिर्फ सच का साथ देगा, ठीक है। जो सच है या जो ठीक लगेगा उसको, जो सोल्यूशन, जो बेस्ट सोल्यूशन है फॉर बोथ दी पार्टीज, ये वो सोल्यूशन लेके आएगा जो आर्बिट्रेशन में जो होता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर जो है ही विल इंटरवीन एंड ही विल डू इट। तो ये आर्बिट्रेटर जो है, ये वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन भी हो सकती है। देखो ये आर्बिट्रेशन भी दो तरीके की होती है। एक होती है वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, जिसका गांधी जी ने कहा कि चलिए लास्ट रिजॉर्ट पे आप वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन ले लो। एक होती है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में और वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है? कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की वैसे तो गांधी जी ने बात नहीं की, बिल्कुल भी याद रखना, ये मैं ऐसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज होती है ना, उनके लिए बाइंडिंग होता है, उनके लिए बाइंडिंग होती है, जो सोल्यूशन है वो मानना ही मानना है उन्होंने, ठीक है। ओके, जैसे हमारे पास जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक थर्ड एम्पायर आ जाता है, वो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन हो गई, ठीक है, कि जो अंपायर है वो जो डिसीजन बोलेगा वो मानना ही पड़ेगा दोनों पार्टीज को, दोनों मतलब जो भी टीम्स इन्वॉल्व होंगी जो क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी मैच खेल रहे हैं, तो अंपायर का डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन होगा, राइट। तो वैसे ही जो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, दैट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, दैट दे हैव टू लाइक अग्री विद दैट डिसीजन। लेकिन वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता, दे कैन एग्री, दे कैन नॉट एग्री। तो इसीलिए वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के लिए बोला गांधी जी ने, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व होता है, और वो आर्बिट्रेटर जो ये दोनों पार्टीज जो इन माने, और आर्बिट्रेटर जो है दोनों पार्टीज मानती हैं कि हाँ हमें ये आर्बिट्रेटर हमें मंजूर है, हमें आर्बिट्रेटर चाहिए, ठीक है, ये होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द गांधीयन अप्रोच। द नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब देखिए सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन टी डनलप, ठीक है। प्रोफेसर जॉन टी डनलप जो है 1958 में ये अप्रोच डेवलप करते हैं। सिस्टम अप्रोच जो IR की है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की है, जो डनलप ने प्रोपाउंड की, उसमें वो क्या कहता है कि तीन, इनफैक्ट चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें जो आपने याद रखनी है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। एक फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? पार्टिसिपेंट्स को एक टर्म और उसने दी, एक्टर। इसमें एक्टर्स कौन होंगे? ऑब्वियसली एक तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, ये देखिए पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस, यूनियन यानी कि लेबर, मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयर, और गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि लेबर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, इस तरीके से जो लेबर कोर्ट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद आ गया इन्वायरमेंटल फोर्सेस। इन्वायरमेंटल फोर्सेस को डनलप ने कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी जाना। क्या बोला? कॉन्टेक्स्ट भी बोला, ठीक है।
इन्वायरमेंटल फोर्सेज या कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो कौन सा ग्राउंड है जिस पे पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट लाइक क्या डिस्प्यूट है जिस पे कि पार्टिसिपेंट्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मार्केट रिलेटेड है, क्या वो बजट रिस्ट्रेंट्स है, बजट रिस्ट्रेंट्स मतलब क्या कितना बजट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, बजट के वैसे बड़े अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट है कि वो मशीनरी या वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अफोर्ड कर रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो सकती है, ठीक है, तो ये जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसको कॉन्टेक्स्ट का नाम भी दिया डनलप ने, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटपुट। आउटपुट का मतलब हो गया जो रूल्स हैं वर्क प्लेस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूल्स इनफैक्ट रूल्स ऑफ द वर्क प्लेस, इट इज रिजल्ट इन द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टी, जबकि दोनों पार्टी जब आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो उसका क्या आउटपुट निकलेगा, यानी कि क्या जनरल रूल्स बनेंगे जो सबने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब डनलप ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो कुछ वेब ऑफ रूल्स या कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके लिए एक इक्वेशन है, उसके लिए एक इक्वेशन दी डनलप ने, R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ATMPI, ठीक है। R मतलब रूल्स, ठीक है, क्या वेब ऑफ रूल्स, R मतलब रूल्स, फंक्शन ऑफ व्हाट, A मतलब एक्टर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, ओके, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, M स्टैंड्स फॉर मार्केट एंड P स्टैंड्स फॉर पावर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि क्या पावर स्ट्रक्चर है, ओके, ऑलराइट, एंड I स्टैंड्स फॉर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब जो भी सेट ऑफ बिलीव्स हैं, जो भी सेट ऑफ आइडियाज हैं, ठीक है, जो कि एक्टर्स अपने अपने लिए रखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द वीवी गिरी अप्रोच एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवी गिरी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार क्वेश्चन एपीएफओ में वीवी गिरी अप्रोच से पूछा जा चुका है, ठीक है, ओके। अब देखो वीवी गिरी अप्रोच जो है ये वीवी गिरी जी ने प्रोपाउंड की थी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, लेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ही वॉज लेबर मिनिस्टर ऑल्सो, वंस ही वॉज लेबर मिनिस्टर, जब ये लेबर मिनिस्ट्री में थे तब इन्होंने ये अप्रोच दी थी, और तभी ये अप्रोच इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने लेबर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट एक अप्रोच जो है वो प्रोपाउंड की थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वैसे भी ये काफ़ी, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी हो तब भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है लेबर्स के लिए, वर्क फोर्स के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वीवी गिरी अप्रोच ने क्या कहा, इन्होंने बात की कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशंस की, याद रखना, इन्होंने बात की किसकी, कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशंस की, कि सबसे पहले अगर कोई कंफ्लिक्ट है, ठीक है, कंफ्लिक्ट है, मान लो इंडस्ट्री में कंफ्लिक्ट है, वो आपको कैसे रिजॉल्व करना है, वो आपको रिजॉल्व करना है कलेक्टिव बार्गेनिंग से और म्यूचुअल नेगोशिएशंस से, ठीक है। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, वीवी गिरी ने, इन्होंने सजेस्ट किया कि बाईपार्टाइट मशीनरी होनी चाहिए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। कैसी मशीनरी होनी चाहिए, बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट है मतलब एक तरफ एम्प्लॉयर होगा, एक तरफ एम्प्लॉई होगा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात वीवी गिरी जी ने नहीं की थी, ठीक है। ही एक्चुअली बात तो की थी बट ही वॉज नॉट इन सपोर्ट, ही वॉज नेवर इन सपोर्ट ऑफ द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो ही सेड, वीवी गिरी ने कहा कि भाई आप बाईपार्टाइट मशीनरी करो, जैसे कि यूनिटरी अप्रोच में था, याद है जो सबसे पहले अप्रोच की थी यूनिटरी, उसमें भी बाईपार्टाइट मशीनरी की बात की थी कि आपस में नेगोशिएट करो, आपस में कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, ठीक है। दिस अप्रोच गिव एम्फेसिस दैट देयर मस्ट बी इंटरनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्या कहा कि जो भी डिस्प्यूट, ये वही एक्चुअली वही है, वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो इंटरनल सेटलमेंट है आप डिस्प्यूट्स की वो करिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू करिए। और देखो अब वीवी गिरी जी ने क्या कहा कि या तो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग एसेंशियली बाईपार्टाइट होती है, किसी किसी सिचुएशन में ट्राईपार्टाइट भी हो जाती है, बट एसेंशियली बाईपार्टाइट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर आपस में बैठेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग से बात नहीं बनी तो फिर आप वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कर सकते हो, जो गांधी जी ने भी बोला था कि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन कर सकते हो। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो पार्टीज तो हैं ही, एम्प्लॉयर और एक आर्बिट्रेटर, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन को आप लाते हो, और वो जो तीसरी पार्टी है वो इन दोनों पार्टीज में आपस में मसला सॉल्व करवाती है, डिस्प्यूट सॉल्व करवाती है। तो ये हो गया वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड नॉट कंपल्सरी एडजुडिकेशन। अब एक वर्ड यहाँ पे और आता है विच इज ये है कंपल्सरी एडजुडिकेशन। देखिए बेसिकली वीवी गिरी अप्रोच का अगर मैं नक्शल आपको क्रक्स बताऊं तो वीवी गिरी अप्रोच ये कहती है कि आप सबसे पहले ही टॉक्स अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू आउट, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग बाईपार्टाइट करो, आपस में ही मसला सुलझाओ, इंडस्ट्री के आपस में ही मसला सुलझाना चाहिए, ये बात की वीवी गिरी जी ने, ठीक है। तो ही टॉक्ड अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी नहीं मसला सुलझता है तो आप वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन करिए। और लास्ट रिजॉर्ट मतलब बिल्कुल ही लास्ट, बिल्कुल ही कुछ काम बन ही नहीं रहा है तो फिर आप जी कंपल्सरी एडजुडिकेशन करिए।
ठीक है। वैसे तो वो कहते हैं कि वैसे तो ही इज नॉट एट ऑल इन सपोर्ट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, मैं आपको पहले ही बता दूं, ही इज नॉट एट ऑल इन सपोर्ट ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। बट ही सेड दैट इन द लास्ट रिजॉर्ट वी कैन ऑप्ट फॉर दिस कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली आर्बिट्रेशन का मतलब समझ आ गया, एक न्यूट्रल पार्टी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है, ये समझ लीजिए कि जब आपका जो मसला है, जब आपकी जो कन्फ्लिक्ट है, जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट में पहुंच जाए, जब आपका मसला कोर्ट में चला जाए, वो दैट इज द कंडीशन ऑफ एडजुडिकेशन, उसको एडजुडिकेशन कहा जाता है। कि जैसे जो लेबर कोर्ट्स हैं या लेबर ट्रिब्यूनल्स हैं या नेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर ये ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट्स में अगर आपका मसला जो है वो पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है एडजुडिकेशन। क्या कहा जाता है? एडजुडिकेशन। सो होपफुली ये तीनों जो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको समझ आ गया होगा, किसे कहते हैं, आर्बिट्रेशन समझ आ गया होगा, एडजुडिकेशन भी आज समझ आ गया होगा। एडजुडिकेशन मतलब जब कोर्ट में मसला चला जाता है, जज जब जो है वो अपना मसला, वो अपना रिजल्ट जो है सुनाएगा, तो जब जज जो है वो वर्डिक्ट सुनाएगा, अपना जो है बताएगा, तो दैट इज अ बाइंडिंग ऑब्वियसली, ठीक है। जब कोर्ट में प्रॉब्लम चलेगी तो फिर तो दैट इज बाइंडिंग फॉर बोथ द पार्टीज, दे हैव टू लाइक अग्री विद दैट, ठीक है। ओके, तो दैट इज कंपल्सरी एडजुडिकेशन, ठीक है। ये अप्रोच जो है ये इंसिस्ट करती है कि एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, बाइपार्टाइट फर्म्स, एक ऐसी बाइपार्टाइट फर्म्स बननी चाहिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री पे, जो कि डिस्प्यूट को वाइप ऑफ करे, ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट को खत्म करे, ठीक है, जिसमें कि रिप्रेजेंट, जो कि बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये अप्रोच जो है ये डिस्करेज करती है पूरी तरीके से कंपल्सरी एडजुडिकेशन को, ये डिस्करेज करती है, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करती है एडजुडिकेशन को, ये डिस्करेज करती है, ठीक है, और परसीव करती है कि ये जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है। क्या? एडजुडिकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो गिरी जो है ये ओपिनियन रखते थे कि कंपल्सरी एडजुडिकेशन जो है लेबर डिस्प्यूट्स की ये लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, और तभी ऑपरेशनल हो जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, ये तभी ऑपरेट हो, ठीक है। ओके, तो एम्फेसिस जो है किस पे दिया गया? कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, ज्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, फिर सेकेंड नंबर पे वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट अप्रोच विच इज साइकोलॉजिकल अप्रोच टू IR, ठीक है, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, अब देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो क्या कहती है। देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन ये कहती है कि सबसे पहले तो ये जो अप्रोच है ना, क्योंकि इस अप्रोच में वर्ड है साइकोलॉजी, तो दिस अप्रोच इज क्लोज टू द मेंटल सेटअप। कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक इंडस्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं आफ्टर ऑल सारे, ठीक है, तो जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं सबकी साइकी अलग अलग है, सबका कोऑर्डिनेशन, सबके मेंटल पर्सपेक्ट अलग अलग है, ठीक है। कॉग्निटिव, आई होप यू अंडरस्टैंड, कॉग्निशन का मतलब होता है इट हैज टू डू विद द मेंटल प्रोसेस, ठीक है, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या मेंटल प्रोसेस है हमारा। ओके, अब क्या है, ये जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट अप्रोच जो है, ठीक है, ये कहती है कि भाई अलग अलग परसेप्शन और अलग अलग एटीट्यूड है सभी फोकल पार्टिसिपेंट्स का। फोकल पार्टिसिपेंट्स मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज का की अलग साइकोलॉजी है, एम्प्लॉयर की अलग साइकोलॉजी है। अगर हम जनरल देखें, मतलब ये कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो हमेशा, जैसे अगर मैं मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ठीक है, अगर जो मार्क्सियन जैसे कार्ल मार्क्स है, वो ये सोचते थे कि एम्प्लॉयर की ये साइकोलॉजी है कि वर्कर्स को हमेशा हरास कराना है, वर्कर्स से ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना है, और वर्कर्स की ये साइकोलॉजी है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दे आर ऑलवेज हरासिंग अस, ठीक है। वर्कर्स जो हैं, ये एम्प्लॉयज़ ये सोचेंगे कि उनकी ये परसेप्शन होती है कि एम्प्लॉयर्स सिर्फ हमसे काम लेते हैं बस, ठीक है, उनको और हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कोई मतलब नहीं है। तो ये अलग अलग साइकोलॉजी हो गई एक इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यही जो है, यही इसमें ये जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है, ये मैसन हैरी ने प्रपोज की थी। तो मैसन हैरी ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल परसेप्शन है, या जो इंडिविजुअल की जो परसेप्शन है उसके बिहेवियर पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये मैसन हैरी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं मैसन हैरी, इन्होंने क्या किया, बेसिकली मैसन हैरी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा किया, ठीक है। मैसन हैरी ने क्या किया, दो ग्रुप्स, उसने कहा कि भाई दो ग्रुप्स हैं, एक यूनियन ग्रुप है, उसमें उसने कहा, मैसन हैरी ने कहा कि ये यूनियन लीडर हैं, यूनियन लीडर मतलब एम्प्लॉयज, आप ऐसा समझिए, और एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट जो हायर करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो मैसन हैरी है वो कहते हैं कि भाई दो ग्रुप्स हैं, एक यूनियन लीडर यानी कि वर्कर्स का, यानी कि एम्प्लॉयज़ का, और एक एग्जीक्यूटिव्स का।
तो उसने एक टेस्ट लिया, उसने क्या किया, एक फोटोग्राफ ली किसी एक मिडिल एज्ड पर्सन की, ठीक है, एक मिडिल एज्ड पर्सन की उसने एक फोटोग्राफ ली, और वो एक ही फोटोग्राफ थी, सेम फोटो थी, वो यूनियन लीडर्स को भी दे दी, यानी कि एम्प्लॉयज को भी दे दी और एम्प्लॉयर्स को भी दे दी, यानी मैनेजमेंट को भी दे दी, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट के बंदे थे, उन्होंने कहा कि ये एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का फोटो है या किसी यूनियन लीडर का फोटो है, ठीक है। और जो यूनियन लीडर हैं उन्होंने कहा कि ये किसी मैनेजमेंट के बंदे का फोटो है, ठीक है, ओके। तो दोनों के ही जो आंसर्स थे वो ऑपोजिट थे, ठीक है। ये देखिए, दोनों के जो आंसर्स थे वो ऑपोजिट थे, ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या वेरिएंस है परसेप्शन की, यानी कि जो दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये आपस में ये सोचती हैं, ठीक है, दोनों ही जो पार्टीज हैं आपस में ये सोचती हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो ये सोचता है कि ज़्यादा शायद ट्रेड यूनियंस के पास ज़्यादा पावर है, या जो ट्रेड यूनियंस है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोचते हैं कि मैनेजमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ऑपोजिट सोचते हैं, ओके। तो कन्फ्लिक्ट जो है, अब ये इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को नेगेटिवली परसीव करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा नेगेटिवली परसीव करते हैं। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी का, अगर मान लो किसी एक पार्टी का ऑनेस्ट इंटेंशन भी हो दूसरी पार्टी की तरफ, लेकिन फिर भी वो उसको सस्पिशन की तरह ही देखता है, ठीक है। तो ये कहती है साइकोलॉजिकल अप्रोच कि साइकोलॉजी का, परसेप्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे बिहेवियर पे, ओके, अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट अप्रोच विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, और यहाँ पे अप्रोचेस हमारी एंड होती हैं, इट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच। क्या है? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो सोशियोलॉजिकल इसमें की वर्ड है हमारा, ठीक है। तो इस अप्रोच में ये कहा गया है कि जो एक इंडस्ट्री है, मान लो एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, दैट इज अ सोशल वर्ल्ड इन मिनिएचर, ठीक है। वो क्या है? वो एक खुद में ही एक सोशल वर्ल्ड है। एक इंडस्ट्री है, मान लो एक फैक्ट्री है, कहीं पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई ऑफिस है, तो वो एक सोशल वर्ल्ड है, मिनिएचर टाइप का एक सोशल वर्ल्ड है, ठीक है। और तो इसमें क्या है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, वो अलग अलग, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, उनकी फैमिली ब्रीडिंग अलग अलग है, उनके इमोशंस अलग हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं। तो बेसिकली हम जहाँ से आते हैं, वी कम फ्रॉम डिफरेंट families, we come from different ethnicity, we come from different religion, we come from different we all have different tastes, we है ना, हम सभी अलग अलग तरीके के हैं, we come from different races etc, ठीक है। तो अब ये जो एक पूरा सोशल सेटअप जो है, एक पूरा का पूरा एक सोशल सेटअप मिनिएचर टाइप का बना हुआ है एक इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हम सभी की बैकग्राउंड, हम सबकी थिंकिंग, हम सबके एजुकेशनल सेटअप अलग अलग है, राइट, ओके। तो उससे क्या होता है, हम सबके जो पर्सनल, बाकी जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड, जैसे हमारा बिहेवियर, तो वो भी डिफरेंट होगा फिर इसी के बेसिस पे, ओके। तो इससे क्या होता है, इससे कन्फ्लिक्ट आते हैं, इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल एटीट्यूड्स में इतना डिफरेंस है विच कॉजेज प्रॉब्लम, जिससे कि कन्फ्लिक्ट आती है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट आता है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कंपटीशन आता है, कन्फ्लिक्ट आता है। वैसे तो कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, बट कंपटीशन कई बार नेगेटिव रिस्पेक्ट भी ले लेता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्ट इससे आती है, ठीक है। हमारी जो भी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब जो भी हमारे सोशियोलॉजिकल सेटअप है, हमारे वैल्यू सिस्टम अलग है, कस्टम्स अलग हैं, नॉर्म्स अलग हैं, सिंबल्स अलग हैं, एटीट्यूड्स अलग हैं, परसेप्शन अलग हैं, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिकली जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो ये कहती है कि जो इंडस्ट्री में कन्फ्लिक्ट है, नटशल आप ये समझिए कि जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो ये कहती है कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट है, वो इन वजह से ज्यादा है, यानी सोशल एलिमेंट्स की वजह से ज्यादा है, ठीक है ना। और की और जो वेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, लेबर वेलफेयर की जो चीजें हैं, इसके अलावा और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ सकती है। और वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो है पर्सनालिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली ब्रीडिंग। तो बेसिकली जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो कहती है कि जो बाकी जो फैक्टर्स है ना, यानी कि पर्सनालिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली ब्रीडिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रीज़न कॉज करती है कन्फ्लिक्ट की दैन वेजेस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एटसेट्रा। वो कहते हैं कि भाई वेजेस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, लेबर वेलफेयर इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, इनकी वजह से ये जो वेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, या लेबर वेलफेयर या और जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से इतनी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट नहीं है जितनी कि सोशियोलॉजिकल मतलब जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से है, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इनकी वजह से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है दैन द अदर फैक्टर्स विच आर लाइक दैन द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, यू वुड से कि वेजेस है, या कोई और लीव चाहिए, या हॉलीडेज चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस
बेटर होनी चाहिए ये, ठीक है। सो दिस इज द सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड दिस इज द लास्ट अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ओके। तो ये जो है ये पूरी अप्रोचेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। होपफुली आपको सब क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो गया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है सो डू लेट मी नो, ठीक है। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।